तो नमस्कार, मैं परशुराम कुमार आपके लिए कुछ खास लेकर आया हूँ। आज मैं वो चीज़ लाया हूँ जिसकी आपको ज़रूरत थी। मैं बहुत लंबे समय के बाद यूट्यूब पर आया हूँ। इसका कारण जानते हैं? इसका कारण ये है कि मैं आपके लिए वो सारी चीज़ें खोज रहा था जिसकी ज़रूरत आपको थी। आज मैंने एसएससी का जो है क्वेश्चन जो 1997 में पूछा गया था ऑडिट सेक्शंस में, वो क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। और मैं ज़्यादा न समय लेते हुए मैं सीधे आपके लिए जो काम की चीज़ें हैं वो चीज़ें मैं बता दूं। आप देख रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर बहुत सारे प्रश्न खुले हुए हैं। तो सबसे पहले आप इसको जो है बना लीजिए, और बनाने के बाद देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 इसको आप बना लिए होंगे। और कुछ और क्वेश्चंस है, लगभग 10 क्वेश्चंस आज हैं जिसका सोल्यूशन मैं लेकर आया हूं। तो ये देख लें, 6 से यहाँ पर 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस है, मैं समझता हूँ कि आपने इसे बना भी लिया होगा। और मैं अब इसका मैं सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को बताने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, ग्रामर जो होता है ना वो दो तरह का होता है। एक होता है एकेडमिक ग्रामर और दूसरा होता है कम्पिटिटिव ग्रामर। कम्पिटिटिव ग्रामर में कभी एकेडमिक ग्रामर नहीं पूछे जाते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है कि एकेडमिक ग्रामर जो है कम्पिटिटिव ग्रामर को पढ़ने में आपकी मदद करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एकेडमिक ग्रामर पढ़ा है तो कम्पिटिटिव ग्रामर पूरा सोल्व भी कर लेंगे। अब एकेडमिक ग्रामर कहते हैं किसको? तो देखिए, जैसे मैं एक चीज़ बता दूं, जैसे नाउन का डेफिनेशन क्या होता है, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है एकेडमिक ग्रामर में पढ़ाई जाती है ना। और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन कम्पिटिटिव ग्रामर में ऐसा नहीं होता है। इसमें माइन्यूट चीज़ों को पकड़ना होता है, और उस जो माइन्यूट चीज़ों को पकड़ना होता है ना, वो चीज़ कहलाता है कॉमन एरर। सबसे पहला चीज़ है। तो देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे और जब कुछ प्रश्न आप बना लेंगे ना, तो कॉमन एरर आपके लिए समझना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। आप एकेडमिक ग्रामर पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कहीं पर ग्रामर का क्लास किए हैं या न किए हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ हमारी बातों को सुनिए और इस पर अमल कीजिए, और यकीन मानिए आप कुछ ही समय में कॉमन एरर के जो है मास्टर हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहला जो सेंटेंस है, चलिए क्वेश्चंस की ओर चलते हैं, ज़्यादा समय मैं आपका बर्बाद नहीं करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़ एंड स्टडी फॉर लॉन्गर पीरियड बिफोर द एग्जामिनेशन। अब समझने वाली बात क्या है, जो समझिए। सबसे पहले मैं कुछ खास चीज़ें मैं बता दूं आपको। एक चीज़ है, याद रखेंगे, एक वर्ड में लिख रहा हूं आइदर। मैंने क्या लिखा है? आइदर लिखा। तो याद रखेंगे, आइदर के साथ हमेशा जो है ना वो और का इस्तेमाल होता है, इसके साथ कभी भी एंड का इस्तेमाल नहीं होता। दूसरा चीज़ याद रखेंगे, दूसरा जो शब्द है वो है नाइदर। ये सब पॉइंट जो है आप नोट करते जाएंगे ताकि ये याद भी रहे और आपको आगे ये बहुत मदद करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके बता रहा हूँ, और जैसे जैसे आते जाएगा कुछ और चीज़ें मैं बताता चलूँगा। आप इसको अगर रटते जाते हैं तो यकीन मानिए कि कुछ समय के बाद आपके लिए कॉमन एरर का प्रश्न को सॉल्व करना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। जो तीसरा वर्ड है वो याद रखेंगे, नॉट ओनली, ठीक है। तो याद रखें कि नॉट ओनली के बाद हमेशा जो है ना वो क्या आता है, वो आता है बट आल्सो। ये तीन चीज़ आप समझ गए होंगे। आइदर के साथ हमेशा क्या आता है, और आता है, लेकिन एंड नहीं आता है। नाइदर के साथ नॉर आता है। नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब आप प्रश्न को देखिए, है ना। इस कंसेप्ट को अगर समझ गए होंगे तो आपको आंसर पता हो गया होगा कि नंबर 1 का है वो आंसर जो है क्या होगा। एक बार मैं फिर से मैं प्रश्न को पढ़ता हूँ और दिमाग लगाइए कि कहाँ पर गलत है। हाँ, देखिए, लगता कुछ बच्चे समझ रहे हैं, है ना। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन कहता है कि यू मस्ट आइदर बी रेगुलर विथ योर स्टडीज़ एंड। देखा, यहीं पर गलत है। यहाँ पर एंड का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया है आइदर के साथ जब भी इस्तेमाल होता है तो किस चीज़ का इस्तेमाल होता है, और का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर आइदर है तो यहाँ पर क्या चीज़ लगेगा, यहाँ पर यदि और लिखा हुआ होता तो भाग जो है बिल्कुल सही हो जाता है। यानी नंबर 1 का जो है आंसर होगा, वो आंसर कौन सा होगा, नंबर 1 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा नंबर 3। अब चलिए, तो इस तरह से देखा आपने, पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान था। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है
द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बाउंड टू इफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर। अब देखिए, इसको समझने के लिए थोड़ा सा इधर ज़रा सा दिमाग दौड़ाएंगे, जो मैं चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। एक वर्ड है इफेक्ट, है ना, वर्ड का कौन सा वर्ड है? इफेक्ट है, EFFECT, इफेक्ट। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रभाव पड़ना। इफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। और दूसरा वर्ड है अफेक्ट, AFFECT। दूसरा वर्ड क्या है? अफेक्ट। और अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभावित करना। अब देखिए, कहता है कि द न्यू टैक्सेशन रेट्स, है ना, नया टैक्सेशन रेट जो है अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा घोषणा किया गया है, और बॉन्ड टू इफेक्ट। अब ये सोचिए, इफेक्ट प्रभाव पड़ेगा या प्रभावित करेगा, ये आपको सोचना है ना। तो देखिए, यहाँ पर इफेक्ट लिखा है, यहाँ पर इफेक्ट जो है सही नहीं बैठ रहा है। यहाँ पर जब भी इस्तेमाल होगा तो इफेक्ट का स्थान पर कौन सा वर्ड का इस्तेमाल होगा? अफेक्ट का इस्तेमाल होगा, है ना, कि है ना, द न्यू टैक्सेशन रेट्स अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट आर बॉन्ड टू अफेक्ट द एक्सपोर्ट सेक्टर, है ना, जो एक्सपोर्ट सेक्टर को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा, एक्सपोर्ट सेक्टर पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसको जो है क्या करेगा? प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर जो इफेक्ट शब्द है ना, ये गलत है। इफेक्ट के स्थान पर कौन से वर्ड का इस्तेमाल होगा? यहाँ पे अफेक्ट का होगा। तो इस तरह से देखेंगे तो दूसरे प्रश्न का भी जो आंसर है, वो आंसर कौन सा हो जाएगा? दूसरे प्रश्न का जो आंसर होगा वो भी 3 ही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तब तक मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। 3 देखिए, 3 में क्या कह रहा है? 3 भी भारी नहीं है, 3 भी हल्का ही है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि दीज डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज दे यूज टू बी इन द अर्ली 70s। अब इसको समझेंगे। समझना क्या है कि मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको ज़रा सा ध्यान से देखेंगे। एक मैं चीज़ लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैंने क्या लिखा यहाँ पे? एज लिखा। फिर देखिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे? फिर एज लिखा। तो कहता है कि यदि 2 एज रहे, कितना एज रहे? 2 एज रहे, और इस 2 एज के बीच में अगर एडजेक्टिव आता हो, 2 एज के बीच में क्या आता हो? एडजेक्टिव आता हो, तो ये जो एडजेक्टिव है ना बाबू, हमेशा जो है कंपैरेटिव डिग्री में रहता है। ये कौन सा डिग्री में रहता है? कंपैरेटिव डिग्री में रहता है। ये हमेशा रहेगा कंपैरेटिव डिग्री में। अब देखेंगे यहाँ पर क्या किया है कि लिखा है, क्वेश्चंस पढ़ेंगे, कहता है दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। देखिए समझ में आ रही है बात? एज इधर भी एज है और इधर भी एज है, तो 2 एज है, और 2 एज के बीच में आने वाला एडजेक्टिव हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। इसलिए यहाँ बेटर के स्थान पर क्या चीज़ हो जाएगा? बेटर का जो पॉजिटिव होता है ना बाबू, वो गुड होता है। बेटर तो कंपैरेटिव है ही, और इसका जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो होता है बेस्ट। तो यहाँ पर एज है, तो एज के साथ यहाँ पर क्या चलेगा? यहाँ पर अगर गुड लिखा हुआ होता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान और देंगे जो मैं आपको बातें में बता दूं, इससे ट्रांसलेशन भी अच्छे अच्छे बनते हैं। अगर एज लिखा हुआ रहे तो इसका हिंदी होता है जितना और उतना। एज का हिंदी जो फर्स्ट एज होता है उसका मतलब होता है जितना, है ना। ये जो फर्स्ट एज है, ये जो फर्स्ट एज है, इसका हिंदी क्या होता है? इसका हिंदी होता है जितना, सॉरी जितना नहीं होगा, हाँ, जैसे देखिए पहले सेंटेंस में दे दूं ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। पहले मैं थोड़ा सा इसको मैं क्लीन कर लेता हूँ। जैसे एक सेंटेंस यहाँ मैंने लिखा है, ही देखिएगा, ही इज एज फैट एज श्याम, है ना। ही इज एज फैट एज श्याम, यही लिखा हुआ। तो इसका मतलब होता है कि वह उतना ही मोटा है। देखिए यहाँ इस एज का जो फर्स्ट एज है इसका हिंदी होता है उतना, और इसका जो दूसरा एज आ रहा है यहाँ पे, इसका हिंदी होता है जितना। ठीक है, तो इसका हिंदी होगा ही इज एज फैट एज श्याम, वह उतना ही मोटा है जितना कि श्याम। इस तरह से आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। इस पर 4-5 सेंटेंस बना लीजिए तो समझिए कि ये आपका हमेशा के लिए हो जाएगा, और याद भी हो जाएगा कि एज के बाद आने वाला जो एडजेक्टिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है ना। सीता उतनी ही सुंदर है जितने की गीता, तो बोलेंगे सीता इज एज ब्यूटीफुल एज गीता।
तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं इसको क्लीन कर दूँ। ये क्लीन हो गया। आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा कि दिस डेज जॉब अपॉर्चुनिटीज आर नॉट एज बेटर एज। तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपको तो समझ में आ ही गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो नंबर 1 होगा, और यहाँ बेटर की जगह पर गुड का इस्तेमाल होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखते हैं एक बार, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू द एंटायर एपिसोड एज्यूम्स ए डिफरेंट कलर ऑल टुगेदर। अब इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, एक मैं वर्ड लिख रहा हूँ, इस वर्ड को आप देखेंगे ध्यान से। ठीक है, इस वर्ड को देखेंगे। वो वर्ड क्या है? मैंने लिखा है फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू। फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू। अब इसका हिंदी होता है किसी के दृष्टिकोण से। किसी के दृष्टिकोण से। देखिए, ठीक है, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू का हिंदी क्या होता है? किसी के दृष्टिकोण से। अब ये समझेंगे, ये वर्ड मीनिंग है, मैंने आपको सिखाया, और इस वर्ड मीनिंग में एक शब्द आया है वंस। तो देखिए, मीनिंग में जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी आप अगर देखते हैं कि अगर वंस लिखा हुआ रहे, क्या चीज़ लिखा हुआ रहे? वंस लिखा हुआ रहे, तो ये जो वंस है ना, ये चेंज होता है। वंस किस चीज़ में चेंज होता है? ध्यान देंगे, वंस जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन होता है आपको तो पता होगा पहले से, और अगर नहीं भी पता है तो मैं जो बातें बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लेंगे। जो मेन जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वो मैं बता दूँ। सबसे पहला देख लीजिएगा, ये माई हो गया। माई के बाद क्या होता है? आवर होता है। आवर के बाद योर होता है। योर के बाद हिज होता है। हिज के बाद हर होता है। हर के बाद दियर होता है। दियर के बाद ये देखिए इट्स होता है। तो ये मुख्यतः जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। अब समझना क्या है कि जब ये लिखा हुआ रहे मीनिंग में फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू है, तो ये जो वंस है ना, ये चेंज होता है। ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है? ये जो चेंज होता है वो ये इतने सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव में चेंज होते हैं। अब ये जैसे देखेंगे, अब ये अगर आपको बातें समझ में अगर आ रहा है तो समझिए कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशनल जो फ्रेज होता है ना, उसमें कभी चेंजिंग नहीं होता। फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, कभी भी इसमें चेंजिंग नहीं होगा। सिर्फ चेंज थोड़ा सा होगा, वो क्या होगा? ये जो वंस है ना, इसके स्थान पर पॉजेसिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल होगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कर रहा है, देखते हैं ना। सबसे पहले जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको आप लिखते भी चलेंगे। मैं इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, है ना। देखिए मैं इसको क्लीन कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर में कितना बता रहा था? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा था कि व्हेन व्यूड विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू। आगे नहीं बढ़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए गलती है, गलती यहाँ पर ही हुआ है, क्योंकि देखिए विथ के स्थान पर क्या चीज़ हो जाएगा? फ्रॉम होता है, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, और वंस के स्थान पर देखिए हिज तो लिखा हुआ है, यानी सिर्फ एक शब्द है जो गलत है। यहाँ विथ के स्थान पर जो है फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, और जब फ्रॉम प्रीपोजिशन लगेगा तो एक फ्रेज बन जाता है ना। वो फ्रेज क्या है? फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी के दृष्टिकोण से, उसके दृष्टिकोण से, है ना। तो देखिएगा, तो यहाँ पर आपको गलत पता चल गया होगा। यानी जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो किस सेक्शन में होगा? चौथा क्वेश्चन का आंसर जो है 1 में होगा, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हो जाएगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले मैं क्लीन कर लूँ इसको, है ना। तो मैं इसको क्लीन करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप समझ गए होंगे, ठीक है। 4 तक आपको समझ में आ गया है अच्छी तरह से। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ऑन मेनी ओकेजन्स वी डिड हेल्प द पुअर पीपुल बाय वे ऑफ गिविंग देम फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू पुट ऑन। अब देखिए सब एक पॉइंट में बताता हूँ, याद रखेंगे 3 शब्द है। पहला शब्द याद रखेंगे डू, दूसरा जो है डज,
तीसरा जो है वो है डिड। तो ये जब डू डज डिड ये 3 शब्द के बाद हमेशा जो है V1 का इस्तेमाल होता है। और अगर इसके पहले सब्जेक्ट लिखा हुआ रहे तो याद रखेंगे ये जो सेंटेंस होता है ना वो इम्फेटिक हो जाता है। अरे बात समझ में, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि वह खेलता है तो वह खेलता का अंग्रेजी सबको आ रहा है, वह खेलता है, वह खेलता है। अब इसको जब इंग्लिश करेंगे तो क्या करते हैं, ही डज प्ले। क्या करते हैं इसको, ही डज प्ले। सॉरी गलत मैंने बता दिया, इसको थोड़ा सा पहले मैं क्लीन कर लूँ, है ना। वह खेलता का इंग्लिश क्या होता है, वह खेलता है का इंग्लिश होता है, हाँ वह खेलता है इसका इंग्लिश होगा ही प्लेज, है ना, ही प्लेज। लेकिन जब इसको एम्फेटिक करेंगे तो ये सेंटेंस जो है चेंज हो जाता है, हिंदी भी चेंज हो जाएगा और इंग्लिश भी चेंज हो जाएगा। यदि आप इसको चेंज करते हैं तो वह खेलता है को हिंदी में बोलेंगे वह खेलता ही तो है, वह खेलता ही तो है। अब देखिए मैंने लिखा वह खेलता ही तो है। अब जब इसको इंग्लिश करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही डज प्ले, ही डज प्ले। समझ में आ रही है बात ना। तो डू डज डिड का प्रयोग जो होता है सेंटेंस को एम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मैं काम करता हूँ तो इसका इंग्लिश होगा आई वर्क। मैं काम करता ही तो हूँ तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डू वर्क। अब हिंदी है दूसरा समझिएगा कि वह लिखता था, इंग्लिश होगा ही रोट। लेकिन अगर लिखा हुआ रहेगा वह लिखता ही तो था, तब इसका इंग्लिश हो जाएगा ही डिड राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। तो ये अगर कॉन्सेप्ट अगर समझ गए हैं आप तो देखिए बनाने का कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे जो है बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, इसको ज़रा सा हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, बहुत आसान सा प्रश्न था ये, देखते हैं क्या कह रहा है कि ऑन मेनी ओकेजन्स बी डिड हेल्प्ड। समझ में आ गया ना। यहाँ क्या लिखा है, डिड यहाँ पर तो है लेकिन डिड के बाद जो है यहाँ पर जो है हेल्प लिखा है। डिड के बाद क्या लिखा है, हेल्प लिखा है, जो बिल्कुल ही गलत है ना। डिड के बाद क्या लिखा है यहाँ पे, ये जो हेल्प लिखा है बिल्कुल गलत है। यानी यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ डिड हेल्प्ड है, इसके स्थान पर क्या चीज़ का इस्तेमाल होगा, डिड हेल्प का इस्तेमाल होगा, है ना। तो इस तरह से देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो कौन सा आंसर हो जाएगा, वो आंसर नंबर 2 होगा। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज एन आर्बिट्रेटर वुड बी ऑफ नो यूज टू सेटल दिस डिस्प्यूट। आर्बिट्रेटर का मतलब होता है मध्यस्थता करने वाला, है ना। अब इसमें गलती क्या है वो समझेंगे। पहले मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, उस सेंटेंस को समझने का प्रयास करेंगे और यदि वो सेंटेंस यदि आप समझ जाते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 को जो है आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपने बचपन में स्कूल टाइम में अगर वॉइस पढ़ा होगा तो शायद आपको याद होगा, क्योंकि EJMR के बाद V3 लगा हुआ है तो समझ रहे होंगे कि भाई वॉइस तो है। लेकिन कुछ मैं उदाहरण दे दूं ताकि आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बिना उदाहरण के तो आप समझेंगे नहीं। तो देखिए क्वेश्चन है, द प्रिंस, है ना, द प्रिंस एक्सेप्टेड द ऑफर। क्वेश्चंस क्या है, द प्रिंस एक्सेप्टेड द ऑफर। अब देखिए ये पैसिव ये एक्टिव वॉइस में है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब इसको हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में, कौन से वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में जब हम इसको चेंज करते हैं तो क्या करेंगे इसको कि द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस। क्या होगा, द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस, है ना। द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस हो रहा है, द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए फिर से समझिए इसको, द प्रिंस एक्सेप्टेड द ऑफर, इसको मैंने जब पैसे में चेंज किया तो ये हो गया कि द ऑफर वाज एक्सेप्टेड बाय द प्रिंस। ये लाइन आपको ध्यान देना है। अगर ये लाइन को ध्यान से देखेंगे
तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आपको इस प्रश्न को सोल्व करना बहुत ही आपके लिए आसान हो जाएगा। और देखेंगे क्या है, कहता है दूसरा चीज़, एक चीज़ तो आप समझ गए, दूसरी चीज़ लिखा है अनलेस इट इज एक्सेप्टेड टू बोथ द पार्टीज। यहाँ पर देखिए क्या किया है, यहाँ पर इस स्थान पर देखेंगे तो यहाँ पर जो इसने जो है टू का इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पर जो टू जो लिखा हुआ ये गलत है, यहाँ टू के स्थान पर जो है बाई का प्रयोग होगा। और मान लिया जाए कि सर किस स्थिति में एक्सेप्ट के बाद टू लगेगा, तो जिसको अगर तो इसका नियम है कि ये एक्सेप्ट है ना बाबू, इसको एडजेक्टिव में चेंज कर दो। तो एक चीज़ ध्यान देंगे, अगर कोई भी वर्ब हो और वर्ब से यदि एडजेक्टिव बनाना हो तो उसमें एवल लग जाता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने बोला एक्सेप्ट, क्या बोला एक्सेप्ट, अब इसको एडजेक्टिव में जब चेंज करेंगे तो इसमें क्या जोड़ देंगे, सेम चीज़ रह जाएगा ACCPT, सिर्फ इसके बाद जुट जाएगा ABLE एक्सेप्टेबल, ए एडजेक्टिव हो गया। और जब एक्सेप्ट को चेंज करेंगे एक्सेप्टेबल में तो एडजेक्टिव, और इसके बाद जो है टू का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ एक्सेप्टेबल रहता तो टू का इस्तेमाल जो है हो जाता। और दूसरी चीज़ मैंने दूसरा पॉइंट बताया, उस पर भी ध्यान दीजिएगा, है ना। क्या चीज़ था कि वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए उसमें क्या जोड़ देते हैं, एबल जोड़ देते हैं। एक्सेप्ट माने होता है स्वीकार करना, एक्सेप्टेबल का मतलब होता है स्वीकार करने योग्य। दूसरा वर्ड जैसे देख लीजिए ब्रेक है, तो ब्रेक माने होता है टूटना, और इसमें अगर हम एबल लगा दिए तो क्या हो जाएगा, ब्रेकेबल, टूटने योग्य। समझ में आ रहा है। तो वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए, वर्ब से एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें जो है हम एबल शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन कितना आसान था ये। हाँ, तो समझ गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, सबसे पहले देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 7 है क्या। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है although the manager was keen on getting the work done through Sudhir yesterday, he tries to avoid it। समझने वाली बात क्या है, जो सबसे पहले देखेंगे, याद रखेंगे कि यदि वाक्य में, देखिए जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इसको नोट करते रहेंगे, क्योंकि ये पॉइंट ही आगे आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि जो ग्रामर नहीं भी पढ़े हैं और डायरेक्ट इसको सुन रहे हैं तो समझिए कि इसको सुनते सुनते जो है आपको ग्रामर जो है गेट बाई हर्ट याद हो जाएगा। वो वर्ड क्या था, जो भी वर्ड के बारे में बता रहा था भाई, तो 3 वर्ड याद रखेंगे मेनली। एक वर्ड है वो है एस्टरडे, दूसरा जो वर्ड है वो है लास्ट, तीसरा जो वर्ड है वो है एगो। तो कहता है जिस भी किसी शब्द में एस्टरडे लिखा हुआ रहे, लास्ट लिखा हुआ रहे या एगो लिखा हुआ रहे, वो सेंटेंस हमेशा पास्ट टेंस में होता है। तो आप देखेंगे कहता है although द मैनेजर was keen on getting the work done through सुधीर yesterday, yesterday यहाँ पर लिखा है, सेंटेंस पास्ट में तो है। तो याद रखेंगे यदि ये सारा शब्द याद रहता है तो सेंटेंस पास्ट में होता है। और दूसरा नियम है कि यदि पहला सेंटेंस अगर पास्ट में है ना, तो दूसरा भी जो सेंटेंस होता है वो कौन सा टेंस में होता है, वो भी पास्ट टेंस में होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ तक तो सही है। इसके बाद लिखा है ही ट्राइज टू अवॉइड इट। ये देखिए कौन से टेंस में लिखा है, इसको इसने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिख दिया है, यही यहाँ पर गलत हो गया, है ना। अगर ट्राइज के स्थान पर अगर हम ट्राइड लिख देते हैं, ट्राइज के स्थान पर क्या कर देते हैं, ट्राइड अगर लिख देते हैं, तो ये सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो आंसर कौन सा हो जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा नंबर 3। ठीक है, तो मैं पहले क्लीन कर दूं, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर भी मैं आपको ले चलूँगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 पर भी मैं आपको ले चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 पर भी मैं आपको ले चलूँ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है द वेरियस consequences of the decision taken by the nice ministry was not foreseen by the bureaucrats। क्वेश्चन सही है, ज़्यादा टफेस्ट वन नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ ध्यान देंगे, है ना। वो क्या है कि अंग्रेजी का सबसे आसान नियम है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, क्या रहेगा,
सिंगुलर सब्जेक्ट रहे। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है ना तो इसके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा तो वर्ब भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहे, कैसा सब्जेक्ट रहे, प्लूरल सब्जेक्ट रहे, तो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो भी कौन सा वर्ब होगा, प्लूरल वर्ब होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गया, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या समझना है, इसको नोट कर लेंगे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ जो है सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल होता है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट रहता है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होता है। सेकंड पॉइंट क्या है जो समझना है वो समझिए। मैं इसको पहले मैं क्लीन कर देता हूँ, उसको आप लिख लीजिए हमारे क्लीन होने से पहले। तो मैं क्लीन कर देता हूँ उसको सबसे पहले। दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है वो क्या है कि अगर किसी सेंटेंस में नाउन रहे, नाउन के बाद प्रीपोजिशन रहे, प्रीपोजिशन के बाद फिर नाउन रहे, फिर प्रीपोजिशन रहे, फिर नाउन रहे, फिर प्रीपोजिशन रहे, ये सिलसिला चलते चला जाए, और इसके बाद यहाँ पर हमको कोई वर्ब को लिखना हो, है ना, तो यहाँ पर यदि वर्ब को लिखना रहेगा तो ध्यान देंगे इन सारे नाउन को नहीं देखेंगे, यहाँ पर नहीं देखेंगे कि ये कौन सा नाउन है, यहाँ कौन सा नाउन है। हमको ध्यान कहाँ पर देना है, जो फर्स्ट नाउन है यहाँ ध्यान देना है। इस फर्स्ट नाउन के अनुसार जो है यहाँ पर वर्ब का इस्तेमाल होगा। यानी इस जगह पर, यानी शुरू वाला जो नाउन है अगर सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर वर्ब भी क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पर सिंगुलर है, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। और अगर यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लूरल ही होगा। तो समझ में आई बात हमारी। तो अब ये जब बातें आप समझ गए तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है आपका, इस पर ज़रा हम गौर फरमाते हैं, है ना। तो मैं पहले क्लीन करूं इसको, उसके बाद मैं क्वेश्चन पर मैं चलूँगा फिर से, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8, द वेरियस कंसेक्वेंसेज ऑफ द डिसीजन, है ना, टेकन बाय द नाइस मिनिस्ट्री, जो मंत्रालय के द्वारा लिया गया, वाज नॉट फोरसीन। देखिए समझ में आ रही है बात। यहाँ पर देखेंगे कंसिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और कंसिक्वेंसेस है क्या है, कंसिक्वेंसेज है ढेर सारे परिणाम, वेरियस मान विभिन्न प्रकार के परिणाम है। तो यहाँ ढेर सारे जब परिणाम है बाबू तो यहाँ पर जो है बाज का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ बाज के स्थान पर बेयर का इस्तेमाल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा हो जाएगा, जो 8 का आंसर होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ये 3 है। तो अब समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको बखूबी से समझ में आ गया होगा। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, 9 क्या कहता है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन who would go back on his promise and then do not even apologize। देखिए नौवां प्रश्न समझने के लिए आपको समझना होगा कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस। जब तक आप कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस नहीं जानेंगे आप जो है इससे सोल्व नहीं कर पाएंगे, है ना। कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसमें 2 सेंटेंस को जोड़ा जाता है। इसमें ध्यान देंगे क्या बातें कि कंजक्शन का बहुत बड़ा रोल होता है, और एक कंजक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। ये समान शब्दों को जोड़ता है ना, या समान तरह के सेंटेंसों को जोड़ता है। जैसे देखिए हम इस सेंटेंस को, हम इसको एक बार फिर से मैं लिख रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो है ना बहुत अच्छी तरह से जो है क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, है ना। देखिए मैं सेंटेंस को फिर से लिख रहा हूँ, देखिएगा। मैंने लिखा आई नेवर considered him to be a person, है ना, to be a person who, एक मिनट, who would go back on his promise।
ऑन हिज प्रोमिस। ये है मेरा फर्स्ट सेंटेंस, ये मेरा कौन सा सेंटेंस है? फर्स्ट सेंटेंस है। मैं दूसरा सेंटेंस फिर लिख रहा हूँ, देखिएगा, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड, है ना, हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज। देखिए ये दूसरा सेंटेंस है ना, समझ में आ रही है बात? अब देखिएगा, मैंने लिखा आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, पहला सेंटेंस है। दूसरा लिखा है कि आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड नॉट इवन अपोलोजाइज, यही चीज़ है ना। अब देखिए जब जोड़ने की बारी आएगी तब जब हम ध्यान देंगे, मैंने बताया कि यदि हम इसको किस चीज़ से जोड़ेंगे? एंड से जोड़ेंगे, है ना। तो देखिए किस तरह से सेंटेंस बनता है। सबसे पहले ध्यान देंगे कि आपको जो है एक सेंटेंस तो पहले पूरा लिख लेना है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ इसको, फर्स्ट सेंटेंस को मैंने पूरा लिखा, क्योंकि झमेला कहाँ से चालू होता है? वो जब दो, मैंने बताया कि नाउन को नाउन से जोड़ेगा, वर्ब को वर्ब से जोड़ेगा, है ना, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से जोड़ता है। अब देखिए सेंटेंस में लिख रहा हूँ यहाँ पे, इसको आप देखेंगे सेंटेंस में जब लिखूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिखा आई नेवर कंसीडर्ड, है ना, आई नेवर कंसीडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु, है ना, हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, ऑन हिज प्रोमिस, ठीक है, प्रोमिस लिखा हुआ है, समझ जाइएगा, सिर्फ किंतु मैं क्लीन कर ही देता हूँ। अच्छा, नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन, है ना, पर्सन हु, ठीक है, वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, ठीक है। तो पहला तो मैंने लिख दिया। अब जब हम एंड करेंगे तो ध्यान देंगे, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में वुड यहाँ तक है ना, सेकंड सेंटेंस में वुड यहाँ तक है, तो यहाँ तक तो कोई चेंज होगा नहीं। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? एंड लिखेंगे, और एंड के बाद क्या हमको ध्यान देना होगा? हमको ध्यान देना होगा कि एंड के बाद जो है ये वुड यहाँ पर भी है और ये वुड यहाँ पर भी है, तो ये तो ख़त्म हो गया। अब यहाँ से बच जाएगा एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, समझा रही बात? यानी जब दो सेंटेंस को यदि हम जोड़ते हैं तो आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी ए पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रोमिस, है ना। एंड देन, देखिए एंड तक सही है, देन के बाद इसने डू का जो इस्तेमाल किया वो गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अपोलोजाइज वर्ब है और यहाँ पर वर्ब है गो बैक, ये दोनों को जोड़ेगा। यहाँ सिर्फ क्या किया है कि एवन को लगा कर जो है सेंटेंस को जो है कैसे करने का प्रयास किया है ना, इम्फेटिक बनाने का, शब्द पर जोर डालने के लिए इसका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो गलत है वो कौन सा गलत होगा? जब आप देखिए मैंने अभी आपको साफ साफ समझाया है यहाँ पे, है ना, यहाँ पर मैंने अभी आपको साफ साफ समझाया है। और वो क्या समझाया है कि जब दो तरह का जब सेंटेंस होगा, जब दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो जहाँ तक वर्ब है वहाँ तक तो लिखाएगा, उसके बाद जो दो गो शब्द है उसको सिर्फ जो बचा हुआ शब्द है उसको जो है सिर्फ जोड़ना है। तो यहाँ पर ये जो गलत है वो कौन सा सेक्शन में गलत है? यहाँ पर गलत जो किया गया है वो इसी सेक्शन में गलत है। यहाँ पर जो डू का इस्तेमाल किया है ना, अगर इसको आप बाग से हटा देते हैं तो बाग जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस तरह से यदि आप देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर नंबर 3 होगा। तो चलिए
फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है आपका बच गया, तो सबसे पहले मैं क्लीन कर दूं, है ना, उसके बाद ताकि आपको समझ में ज़्यादा आएगा, पहले मैं क्लीन कर लेता हूं इसे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल, स्कूल समाप्त करने के बाद रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बम्बई इन सर्च सम जॉब। देखिए क्या गलत है यहाँ पे, समझिएगा। कुछ शब्द जो गलत होता है उसको सही करने का नियम है। जैसे देखिएगा, ये आप अंग्रेजी ग्रामर का एक चैप्टर पढ़े होंगे, उस चैप्टर का नाम है स्लैंग एंड सुपरफिशियल एक्सप्रेशन। इसको आप पढ़ेंगे, है ना। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। यहाँ एक याद रखिएगा, इन सर्च, क्या वर्ड है जी, इन सर्च, ये गलत है। इन सर्च का जो शुद्ध रूप होता है ना, ये रॉन्ग वर्ड है। इन सर्च को यदि हम शुद्ध करते हैं तो ये हो जाता है इन सर्च ऑफ, है ना। दूसरा चीज़, एक चीज़ मैं और बता दूं, है ना, एक चीज़ मैं और बता दूं कि क्या था, विथ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आया था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक बार मैं फिर से देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, विथ हिज पॉइंट ऑफ व्यू, क्या है, विथ वंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये गलत है ना। विथ वंस पॉइंट ऑफ व्यू गलत है। जो इसका जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है, फ्रॉम होता है, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आगे बात समझ में, ये दो चीज़ें जो है आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जिस पर आप ध्यान देंगे। ये स्लैंग और सुपरफिशियल एक्सप्रेशन का क्वेश्चन है। कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन से भी रिलेट करके देखते हैं, है ना, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है। इसको जो है, इस तरह के प्रश्न को जो है स्लैंग और सुपरफिशियल एक्सप्रेशन में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है कि कैसे कोई शब्द जो है गलत होता है ना। तो इन सर्च का जो शुद्ध रूप होता है वो इन सर्च ऑफ होता है ना। इसको एक तरह से कहेंगे फ्रेज भी है ना। इन सर्च का जो है, ये जो शुद्ध इसका जो फ्रेज होता है वो इन सर्च ऑफ होता है। और दूसरा विथ वंस पॉइंट ऑफ व्यू, इसका जो शुद्ध फ्रेज होता है वो क्या होता है, फ्रॉम वंस पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है कि हैविंग फिनिश्ड एट स्कूल रघु थॉट ऑफ गोइंग टू बम्बई इन सर्च सम जॉब। समझ में आ रहा है, इन सर्च के बाद जो है ऑफ का इस्तेमाल होना चाहिए था, लेकिन इस वाक्य में जो है ऑफ का इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए जो है ये सेंटेंस गलत है ना। यहाँ पर गलती किस सेक्शन में किया गया है, यहाँ पर जो गलत है आपका तीसरा सेक्शन में किया गया है। तीसरा नंबर का जो है आंसर, यानी इसका जो आंसर होगा वो नंबर कौन सा हो जाएगा, उसका नंबर जो है 3 हो जाएगा। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने बहुत मेहनत से, बहुत लंबे समय के बाद, है ना, मेरे को तो बोलने का अभ्यास भी ख़त्म हो गया था, लेकिन पता नहीं क्यों आज मैं फिर इतने लंबे के समय के बाद आपके YouTube चैनल पर आया और आपके लिए इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें लाया। लेकिन यकीन मानिए, आने वाले समय में इससे भी अच्छे अच्छे जो है एरर्स मैं आपके लिए लाता रहूँगा। और ध्यान देंगे, 1997 से लेकर के आज तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, मैं टोटल प्रश्नों का सोल्यूशन अपने YouTube चैनल पर ला रहा हूँ, वो भी फ्री में। तो दोस्तों, आप याद रखिए, मेरे प्यारे विद्यार्थियों याद रखिए, आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी साथीगण हैं, घर में जितने भी भाई बहन हैं जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उनको एरर समझ में नहीं आता है, तो उनको जो है बार बार हमारे चैनल को देखने के लिए कहिए। और यकीन मानिए, जब एक बार 2 बार जब इसे आप देखेंगे ना, तो तीसरा बार ये एरर जो है हमेशा के लिए जो है आपका हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता, और मैं चाहता हूं कि ज़रूर आप हमारा इंतज़ार कीजिएगा। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो हमारी अगली कड़ी का यदि आप इंतज़ार करते हैं तो मैं जल्द ही अपनी अगली कड़ी भी लेकर मैं आ रहा हूं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, नमस्कार।